देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत हुई है, लेकिन इस जीत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और कई संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। बीजेपी ने इस जीत के बाद से तमिलनाडु में अपने राजनीतिक भविष्य के लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं, तो वहीं विपक्षी एकता में भी दरार डालने का काम किया है। और इस दरार के बाद अब विपक्षी एकता यानी कि इंडिया गठबंधन में एक ही शोर मचता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार गद्दार कौन, वो गद्दार कौन हैं जिनकी वजह से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत हासिल हो गई। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में उन गद्दारों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको उन गद्दारों के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन हैं जिनकी वजह से डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को एक बड़ी जीत तो हासिल हुई। राहुल गांधी जो बार बार बात विपक्षी एकता की कर रहे थे, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। पहले मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हालांकि एनडीए का पलड़ा भारी था, लेकिन आंकड़े किस तरह से विपक्षी एकता को लेकर बार बार बताए जा रहे थे कि किस तरह से विपक्षी एकता यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो किस तरह से एक नज़र आ रहे हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे। हालांकि वो नज़र आ रहे थे लेकिन वास्तव में थे नहीं। वो जो वोट पड़े और जो आंकड़े सामने आए उससे वो जग जाहिर हो गया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बिहार में एक बड़ी यात्रा निकाली और आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरे एनडीए पर कि वो साजिशन वोट चोरी करवा रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि मतदाताओं की वोट चोरी करने के आरोप तो वो लगा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के ही सांसद चोरी हो गए और वो भी उनकी ठीक नाक के नीचे, और वो हाथ मलते रह गए। विपक्षी एकता को लग रहा था कि इस यात्रा के बाद और जब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो वो एकता बड़ी मजबूत होकर निकलेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो नीचे की जो ज़मीन थी वो खिसकती हुई नजर आई। वो विश्वास कितना था, वो आत्मविश्वास कितना था, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, जैसे ही वोटिंग पूरी हुई और काउंटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक मैसेज लिखा। उस मैसेज पर उन्होंने कहा कि जो सहयोगी दल थे यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, उनके सहयोगी दलों के, उनकी 100% उपस्थिति दर्ज हुई और 315 सांसदों ने वोट डाला सुदर्शन जो रेड्डी थे, जो इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, उनके फेवर में। मतलब ये आत्मविश्वास था। लेकिन रिजल्ट आया तो वोट कितने मिले? महज 300। चलो मैं इस पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं आंकड़े बता दूँ। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की जो स्थिति है वो वोट होने चाहिए 788। ये टोटल वोट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद ही वोटर होते हैं, यानी कि वही वोट डाल सकते हैं। तो 788 सीटें मौजूदा संसद के हिसाब से, जिसमें से 7 सीटें अभी रिक्त हैं। तो इस हिसाब से वोट होता है 781। 781 में से 767 सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में 767 वोट डाले गए। 14 सांसदों ने वोट नहीं डाला। वो कौन है वो मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया से अपने को दूर रखा। बीजेडी के 7 सांसद, वीआरएस के 4 सांसद, शिरोमणि अकाली दल के 1 और 2 निर्दलीयों में सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल। ये वो 14 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। और इसके अलावा 14 ऐसे वोट हैं जो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और वाईएसआर जो इनका समर्थन नहीं करता, लेकिन इसने इस बार एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दिया। यानी कि जो एनडीए का जो वोट था, जो आकलन था, वो ये था कि 427 वोट उनके होते हैं, और जो वाईएसआर सीपी है, वाईएसआर का जो समर्थन मिला, उनके जो 11 सांसद हैं उससे वो 438 हो जाते हैं। यानी कि 427 एनडीए के और 11 सांसदों का इनका समर्थन मिल गया, 438। लेकिन वोट कितना मिला एनडीए के प्रत्याशी को? 452 वोट मिला, यानी कि 14 ज़्यादा वोट मिले। तो वोट किसके मिले? वो वोट मिले इंडिया गठबंधन के, जो बार बार विपक्षी एकता की बात
दावे के साथ करते हुए नजर आ रहे थे वो दावे धराशायी होते हुए नजर आए और विपक्षी एकता एक तरह से धड़ाम होती हुई नजर आई इस वोटिंग प्रक्रिया के बाद, इस रिजल्ट के बाद। और मज़ेदार तो ऐसा जो जयराम रमेश है उनका मज़ेदार एक्स पर मैसेज तो सबने देखा, जिसके बाद उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार वो गद्दार कौन है, क्योंकि उसके बाद गद्दारों को ढूंढने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कांग्रेस हो या उनके सहयोगी दल हों, वो ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार किसने थाली में छेद कर दिया। वो मैं आपको बता रहा हूँ कड़क में, क्योंकि ये बतकही है और बतकही में किस तरह की चर्चाएं मार्केट में सियासी गलियारों में घूम रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 752 वोट वैध हुए, जो 767 वोट मिले और 15 वोट अवैध हुए। अवैध तब हुए जब बाकायदा दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, बाकायदा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और वर्कशॉप का आयोजन करने के बाद भी 15 सांसदों ने जो वोट डाला वो अवैध पाया गया। यानी कि वर्कशॉप करना मतलब 100% सक्सेस नहीं हुई वर्कशॉप। तो क्या इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या ये साजिशन अपने वोट को अवैध करने के लिए गलत तरीके से डाला गया? क्योंकि बाकायदा एक एक सांसद को बताया गया था कि इस वोटिंग प्रोसेस में अपना वोट किस तरह से डालना है, अपने मत का प्रयोग किस तरह से करना है। लेकिन इसके बावजूद भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15 सांसदों ने वोट इस तरह से डाला कि वो अवैध किया गया, अवैध करार दिया गया। तो इसमें एक जो गुंजाइश है वो ये है कि क्या इन सांसदों ने जानबूझकर अपने वोट को अवैध करार करने के लिए गलत तरीके से डाला, या कोई डील हो गई थी? तो ये अगर डील हुई या जानबूझकर किया गया तो ये भी एक बड़ा मैसेज है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है विपक्षी गठबंधन में, क्योंकि उसके सांसद उनके साथ नहीं है। हालांकि इसमें जो बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है कि महाराष्ट्र की कुछ राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि जो सीपी राधाकृष्णन है वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तो महाराष्ट्र की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ मामला और अपील भी की गई थी, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता, और व्हिप जारी नहीं होता तो इस पर यानी कि नियम फॉलो नहीं होते। कोई भी पार्टी का नेतृत्व अपने सांसदों को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम है, इसके लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते। तो वो स्वतंत्र होते हैं। अंतर्मन की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाती है, और अंतरात्मा की आवाज़ में हो सकता है जो संभावना है कि महाराष्ट्र की वो जिसमें शक की सुई है शिवसेना यूबीटी धड़े की तरफ, और शक की सुई है एनसीपी की तरफ, और शक की सुई है कांग्रेस के कुछ सांसदों की तरफ, कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होगी, और अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने महाराष्ट्र के अस्मिता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के फेवर में वोट दिया होगा। क्योंकि ऐसा ही एक उदाहरण प्रतिभा पाटिल के समय में आया था। प्रतिभा पाटिल जब यूपीए और कांग्रेस की जो नेता प्रत्याशी बनकर राष्ट्रपति पद के लिए आई थी, तब शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होते हुए भी प्रतिभा पाटिल को वोट दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता का, महाराष्ट्र के सम्मान का मामला था। तो एक संभावना है कि इन तीनों पार्टियों के कुछ सांसद एनडीए प्रत्याशी के फेवर में गए होंगे। एक दूसरी संभावना तमिलनाडु की डीएमके के सांसदों की तरफ भी हो रही है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से रिश्ता रखते हैं, तमिलनाडु के वो रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि उस आधार पर भी उनको कुछ सांसदों ने वोट अपने अंतर्मन की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए उनको वोट दे दिए होंगे। और कुछ जो शक है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, 1-2 सांसद ऐसे हो सकते हैं जिन पर यह शक गहरा गया है कि वो भी इस उसमें आ सकते हैं। यानी कि संदेह की नज़र उन पर भी है कि ये वो लोग हैं जो सीपी राधाकृष्णन की तरफ एनडीए के फेवर में वोट दे सकते हैं। हालांकि नाम बताना इस वजह से ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी खुलकर नाम नहीं आए, लेकिन ये शक की सुई इन्हीं लोगों की तरफ घूम रही है जिनकी वजह से ये आंकड़ा इतना बड़ा हो गया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी आंखें झुकानी पड़ गई हैं। उनकी एकता में सेंध जो लग गई। अब वो बार बार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे और बार बार जो आरोप लगा रहे थे, उनके खुद के घर में ही छेद हो गया, उनकी थाली में छेद हो गया। अब वो कहें तो किससे कहें, क्योंकि उनके अपने नहीं हुए, अपने भी एनडीए यानी कि पराये होते हुए नजर आए। और वो क्यों आए, ये उनको खुद इस प्रश्न का सवाल खुद ढूंढना होगा।